स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास भौतिक विज्ञान कक्षा 11 के लिए फिजिक्स क्लास 11th में। बच्चों इस समय हम लोग रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति पाठ में अब तक हम लोगों ने कुमार मित्तल किताब से प्रश्न संख्या 20 तक हल कर लिए हैं। आज की कक्षा में बच्चों हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रश्न संख्या 21 से। एक एक प्रश्न पूरे कॉन्सेप्ट को समझाते हुए न्यूमेरिकल को एक्सपर्ट टेक्निक से सॉल्व करेंगे। बच्चों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पुराने हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करो बच्चों, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल आपके बोर्ड एग्जाम तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर आ रहा है। रेगुलर क्लासेस होती है बच्चों भौतिक विज्ञान कक्षा की, प्रतिदिन रात 8 बजे निरंतर कक्षाएं अटेंड करें और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें। तो बच्चों देखते हैं आज का प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है। कह रहा है एक गतिपालक चक्र एक अक्ष के परितः 30 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा 360 जूल है। उसका घूर्णन अक्ष के परितः हमें जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। बच्चों किसी इंजन में आपने देखा होगा कि इंजन के सैप से एक भारी द्रव्यमान का पहिया जोड़ दिया जाता है, इसलिए ताकि इंजन की सैप का जो जड़त्वाघूर्ण है वह बढ़ जाए तथा इंजन की गति में जब परिवर्तन हो, उस सैप्ट के घूर्णन गति में जब परिवर्तन हो तो यह भारी जड़त्वाघूर्ण उसके परिवर्तन का विरोध कर सके। तो बच्चों यहां हम लोग देख रहे हैं कि एक गतिपालक चक्र है जिसका जो कोणीय संवेग है, जो कोणीय वेग दिया गया है, कोणीय वेग वो ओमेगा इज इक्वल टू 30 रेडियन प्रति सेकंड है। क्लियर बच्चों। और इसकी जो घूर्णन गतिज ऊर्जा दी गई है, घूर्णन गतिज ऊर्जा वह है बच्चों K इज इक्वल टू 360 जूल। अब बच्चों हमें इसकी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I के मान को, जड़त्व आघूर्ण I के मान को ज्ञात करना है। I बराबर क्या? तो बच्चों सूत्र लगा देंगे। घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, घूर्णन गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। बच्चों जहां के घूर्णन गतिज ऊर्जा है पिंड की, गतिपालक चक्र की, आई इसका जड़त्वाघूर्ण है और ओमेगा इसकी घूर्णन गति का कोणीय वेग है। क्लियर बच्चों। तो अब हमें आई का मान ज्ञात करना है, तो हम फिर से इस सूत्र को लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 2k अपान ओमेगा स्क्वायर। तो आई का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो 2 गुणे 360 डिवीजन में 30 का वर्ग, तो 30 गुणे 30। तो बच्चों ये शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 12 त्याई 36 और ये हो गया 12 दूना 24, तो 24 बटा 30। तो बच्चों 30 का भाग जब 24 में देंगे तो 0.8 बार जाएगा और जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों इस प्रश्न में जो जड़त्व आघूर्ण आ रहा है हमारा वो 0.8 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो बच्चों आप इस प्रश्न को लिखकर इसका हल करें और इसे समझें, घूर्णन गतिज ऊर्जा के इस सूत्र को भी तैयार करें और जड़त्व आघूर्ण के मात्रक को भी ध्यान से देखें। क्लियर बच्चों। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 22। मन लगाकर पढ़ें बच्चों और वीडियो को अंत तक देखें, बीच में वीडियो को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएं। रेगुलर क्लास होती है, आज की कक्षा यदि आप नहीं अटेंड कर रहे हैं तो फिर कल नई क्लास हो जाएगी,
फिर धीरे धीरे कर कर कक्षाएं बढ़ जाएंगी और अधिक कक्षाओं के हो जाने के बाद आप उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्लियर बच्चों? तो रेगुलर क्लास लीजिए, मन लगाकर पढ़िए आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करते रहिए, शेयर जरूर करें बच्चों। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 22, 2 किलोग्राम का एक पिंड 0.8 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 44 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। यदि इसके मार्ग की त्रिज्या 1 मीटर हो जाए कामा तो इसके कोणीय वेग का नया मान क्या होगा। तो बच्चों यहां पर जो हमारा अभी पिंड है वो 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है। बाद में इस वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या को बढ़ाकर 1 मीटर कर दिया जाता है। तो बच्चों इसका नया कोणीय वेग क्या होगा। तो देखिए किस तरीके बना होगा ये पूरा प्रक्रम और जिसमें पूरा सिस्टम कैसा होगा। देखिए आप इस तरीके ले लीजिए, एक नलिका आप ले लीजिए इस तरीके, और उस नलिका के भीतर से धागा गुजार दीजिए। इस तरीके एक नलिका ले लीजिए और उस नलिका के भीतर से एक धागा गुजार दीजिए। ये एक धागा गुजर रहा है और इस धागा को आप पकड़ लीजिए। इसके बाद इस धागे से मान लीजिए एक कोई पिंड बना है जो इस नलिका को केंद्र मानकर इसके चारों ओर कुछ इस प्रकार वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है। तो अभी बच्चों जो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है R1 वो है हमारी 0.8 मीटर। R1 है 0.8 मीटर। अब क्या करना है बच्चों, इसकी त्रिज्या को हमें बढ़ा देना है। तो इस नलिका से इस धागे को हम ढीला करेंगे तो त्रिज्या जाएगी इसकी बढ़। तो अब इसकी त्रिज्या बढ़ गई और हो गई 1 मीटर। तो अब ये इससे बड़े वृत्तीय मार्ग में इस तरीके गति करने लगेगा। क्लियर बच्चों? तो अब इसका वृत्तीय मार्ग जो है बदल गया है और इसकी त्रिज्या बढ़कर के R2 बराबर 1 मीटर हो गई है। तो यहां पर इसकी त्रिज्या को बढ़ाकर R2 बराबर 1 मीटर कर दिया गया है। इसकी त्रिज्या R2 बढ़ करके 1 मीटर हो गई है। क्लियर बच्चों? हम इस नलिका के केंद्र को ही यहां पर केंद्र मान रहे हैं, O नलिका को केंद्र माना जा रहा है। अब बच्चों यहां पर इस प्रश्न में हमको देखिए पहले इसका कोणीय वेग ω1 मान लेते हैं, बाद में इसका कोणीय वेग ω2 मान लेते हैं। तो कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को, आइए देखते हैं बच्चों। क्लियर? इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभ में देखें द्रव्यमान दे रखा है आपको m बराबर 2 किलोग्राम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रारंभिक कोणीय वेग दे रखा है ω1 दे रखा है बच्चों 44 रेडियन प्रति सेकेंड। इसके बाद आप कह रहे हैं कि इसकी त्रिज्या R1 जो थी वो 0.8 मीटर थी। अब हमने इसकी त्रिज्या को बढ़ाकर R2 कर दिया है 1 मीटर। तो इसके नए कोणीय वेग ω2 का मान क्या होगा। नया कोणीय वेग हमको इसका ज्ञात करना है। तो बच्चों कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी घूर्णन गति कर रहे कण पर कोई बाह्य बलाघूर्ण आरोपित न हो तो उसका कोणीय संवेग जो होता है वो नियत रहता है। तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हम यहां पर देख सकते हैं कि जो इसका कोणीय संवेग होगा J वो नियतांक रहेगा। तो बच्चों प्रारंभ में इसका कोणीय संवेग I1 इंटू ω1 और बाद में इसका कोणीय संवेग I2 इंटू ω2। तो बच्चों पिंड के द्रव्यमान और घूर्णन बिंदु से पिंड की दूरी के वर्ग के बीच गुणनफल पिंड का जड़त्व आघूर्ण I1 है और इसका प्रारंभ में कोणीय वेग ω1 है। इसके बाद बच्चों इसका बाद में जो जड़त्व आघूर्ण होगा mR2² होगा और कोणीय वेग ω2 होगा। तो बच्चों यहां पर देखिए m से हो जाएगा कैंसिल, जो m है वो m से कैंसिल हो जाएगा और जो ω2 का मान आएगा, ω2 का जो मान आएगा वो आएगा R1² अपान R2²
इंटू ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर मतलब 0.8 का वर्ग डिवाइड में 1 का वर्ग इंटू ओमेगा 1, देखिए यहां पर आपका 44 रेडियन प्रति सेकेंड दिया है। तो बच्चों ये हो जाएगा 8 × 64, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0.64 गुणे 44। क्लियर बच्चों? तो 44 दूना 88 और 88 दूना 2 8 16, 2 8 16 17, 176। क्लियर बच्चों? तो ये 44 चौक 176 की 6 हो जाएगी और इसके बाद में 44 दूना 88, 176 में 88, 6 का इसमें गुणा करा देते हैं, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 2 26, 264 आ जाएगा। क्लियर? और 64 में 17 हम अपने जोड़ देंगे तो 7 4 11, 6 1 7 1 8, 281 आ जाने वाला है बच्चों। तो यहां पर 281 आएगा और हमें 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो बच्चों ये 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 28.16। यह कोणीय वेग होगा पिंड का जब हम इसकी घूर्णन त्रिज्या जो इसके वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या थी उसको 0.8 से बढ़ाकर 1 मीटर कर देंगे तो इसका कोणीय वेग 28.16 रेडियन प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो त्रिज्या के बढ़ाने से कोणीय वेग का मान घट गया। क्यों बच्चों? क्योंकि J बराबर होता है I इंटू ओमेगा। अगर पिंड का जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा तो उसका कोणीय वेग घट जाए। तो यहां पर पिंड के वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या को बढ़ाने से उसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ गया जिससे उसका कोणीय वेग घट गया। तो मन लगाकर देखें बच्चों, पूरे प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए आप। आज के सभी प्रश्न संख्या 26 तक बुक में दिए हैं, प्रश्न संख्या 26 तक हल करेंगे। सभी प्रश्नों को आज ही अच्छे से आप हल कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि कल फिर एक नई क्लास आएगी, फिर ऐसे ऐसे करके आपका बोझ बढ़ जाएगा पढ़ाई का। तो निरंतर रेगुलर क्लासें अटेंड करिए, मन लगाकर पढ़िए, आप सभी आंतरिक प्रश्नों को हल करिए, तब बच्चों आप अपने पूरे कक्षा 11 के जो सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 23। वीडियो को अंत तक जरूर देखें बच्चों। आइए बच्चों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23। क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति अपने हाथों में 2-2 किलोग्राम के गोले लेकर 10 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूमती मेज पर खड़ा है। तो एक घूमती हुई मेज है जिसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है और उसके दोनों हाथों में 2-2 किलोग्राम के 2 गोले हैं। उसकी भुजाएं फैली हैं तथा प्रत्येक गोला घूर्णन अक्ष से 1 मीटर दूर है। तो जब घूमती हुई मेज में व्यक्ति है तो उसकी भुजाएं ऐसे फैली हैं और वह इस प्रकार घूमती हुई मेज में घूम रहा। क्लियर? तो घूर्णन अक्ष से 1-1 मीटर की दूरी पर, घूर्णन अक्ष से 1-1 मीटर दूरी पर ये दोनों गोले वो लेकर के ऐसे घूम रहा है। क्लियर बच्चों? अब क्या कह रहा है? यदि व्यक्ति व मेज का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 1 किलोग्राम मीटर हो तो पूरे निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो बच्चों प्रथम स्थिति में हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रथम स्थिति में जितनी बातें कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं पहले। प्रथम स्थिति में ये बच्चों एक घूमती हुई मेज है, ये मेज है और ये हो गई घूर्णन अक्ष। इस मेज पे खड़ा है ये व्यक्ति खड़ा है, इस मेज पे ये व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति के हाथों में 2 गोले हैं। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हमें निकाय का कुल जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना होगा। तो बच्चों प्रथम स्थिति में जो गोलों का जड़त्व आघूर्ण बनेगा वो बनेगा पहले गोले का द्रव्यमान m1, घूर्णन अक्ष से पहले गोले की दूरी r1, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस दूसरे गोले का द्रव्यमान m2 और घूर्णन अक्ष से दूसरे गोले की दूरी r2, तो m2 r2 स्क्वायर। क्लियर बच्चों? प्लस व्यक्ति सहित मेज का जड़त्व आघूर्ण इस प्रश्न में दिया गया है। यदि व्यक्ति व मेज का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 1 किलोग्राम
ये व्यक्ति व मेज का जड़त्वाघूर्ण 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ये दिया गया बच्चों। क्लियर। अब देखिए आई बराबर क्या बना, गोले 2-2 किलोग्राम के हैं और 1-1 मीटर की दूरी पर है। गोले 2-2 किलोग्राम के और 1 मीटर दूरी पर है, प्लस 1 तो हो गया ये मेज का, तो 2-2 4 1 5 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ये कुल जड़त्व आघूर्ण प्रथम स्थिति में। क्लियर बच्चों। अब कह रहा है कि कितने कोणीय वेग से मेज घूम रही है, तो ये मेज घूम रही है घूर्णन अक्ष के परितः ओमेगा बराबर 10 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से, 10 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से। तो अब जब ये 10 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है, तो यहां पर हमको निकालनी क्या है, तब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो पहले हमें गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी। ये कह रहा है पूरे निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो यहां पर घूर्णन गतिज ऊर्जा के घूर्णन जो आएगी हमारी पहली स्थिति में हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगी। क्लियर बच्चों, क्या आएगी, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई का मान, या इसको पहली स्थिति में जड़त्व आघूर्ण कह लेते हैं, इसको पहली स्थिति में कोणीय वेग कह लेते हैं, और इसको पहली स्थिति में घूर्णन गतिज ऊर्जा K1 कह लेते हैं। तो हाफ I1 इंटू ओमेगा 1 स्क्वायर, तो हाफ I1 का मान है बच्चों 5, ओमेगा 1 का मान दिया हुआ है 10 रेडियन प्रति सेकेंड, तो 10, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 5 दहम 50 और 2 से भाग जाएगा, तो K1 बराबर, अच्छा ओमेगा स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, 500 में 2 का भाग जाएगा, तो पहली स्थिति में घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है हमारी वो K1 बराबर हो जाएगी 250 जूल। क्लियर बच्चों। तो पहली स्थिति में जो घूर्णन गतिज ऊर्जा आई वो 250 जूल आई। यहां तक नोट कर लीजिए बच्चों प्रश्न को, क्योंकि इस प्रश्न का दूसरा भी भाग है। तो प्रारंभ में जो घूर्णन गतिज ऊर्जा आई 250 जूल आई है। क्लियर। तो प्रारंभ में जो घूर्णन गतिज ऊर्जा आई है वो 250 जूल आई। पहली स्थिति में जो प्रश्न है यहां तक हमारा, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपने हाथों में 2-2 किलोग्राम के गोले लेकर 10 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूमती मेज पर खड़ा है। उसकी भुजाएं तथा प्रत्येक गोला घूर्णन अक्ष से 1 मीटर दूर है। यदि व्यक्ति व मेज का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण 1 किलोग्राम इंटू मीटर हो तो पूरे निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो पहले हमने पूरे निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया है, व्यक्ति का, मेज का, प्लस पहले गोले का प्लस दूसरे गोले का, तो पूरे निकाय का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर लिया। पूरे निकाय का कोणीय वेग 10 रेडियन प्रति सेकंड है, तो पूरे निकाय का कोणीय वेग ज्ञात करने के पश्चात बच्चों हमने पूरे निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर लिया है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे द्वितीय स्थिति। कह रहा है यदि व्यक्ति जो जिसकी भुजाएं फैली थी, यदि व्यक्ति अपनी भुजाओं को सिकोड़ लेगा तो बेटा मेघ जो व्यक्ति का कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा। तो कह रहा है सिकोड़ ले जिससे कि प्रत्येक गोला घूर्णन अक्ष से 0.3 मीटर दूर रह जाए, तब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो दूसरी स्थिति में बच्चों हम लोग घूर्णन गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर रहे हैं। तो द्वितीय स्थिति देखते हैं, ये पहला वाला आप नोट कर लिए हैं। अब द्वितीय स्थिति में आकर देखते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। उत्तर हमने वहां लिख दिया क्योंकि उत्तरों में जो अंतर आएगा इसकी विवेचना भी हमको करनी है। क्लियर बच्चों। तो आप बात करते हैं द्वितीय स्थिति में। तो द्वितीय स्थिति में क्या होने वाला है, द्वितीय स्थिति में क्या होने वाला है, ये देखिए बच्चों, ये घूमती हुई मेज है, ये घूर्णन अक्ष हो गई मेज में। अब व्यक्ति ने अपने हाथों को सिकोड़ लिया है, अब इसने अपने हाथों को सिकोड़ लिया है और ये इस घूमती मेज पर खड़ा है। अब इसका जो कोणीय वेग हो जाएगा वो ω2 हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो द्वितीय स्थिति में जो R1 और R2 की दूरियां बची हैं, घूर्णन अक्ष से पहले द्रव्यमान की दूरी वो R1 डैश कर देते हैं, घूर्णन अक्ष से दूसरे द्रव्यमान की जो दूरी है वो R2 डैश कर देते हैं बच्चों। अब ये पहला द्रव्यमान M1, ये दूसरा द्रव्यमान M2। तो पहले तो निकाय का कुल जड़त्व आघूर्ण निकाल लेते हैं। I बराबर पहले द्रव्यमान का M1 R1 डैश स्क्वायर प्लस M2 R2 डैश स्क्वायर प्लस व्यक्ति
और मेज का जड़त्व आघूर्ण वही रहने वाला है क्योंकि उसके द्रव्यमान के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो धन ये I2 द्वितीय स्थिति में आपका कुल जड़त्व आघूर्ण 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, I2 जो बना, M1 है हमारा 2 किलोग्राम, R1 डैश है हमारा 0.3 का वर्ग, M2 है 2 किलोग्राम, R2 डैश है 0.3 का वर्ग, धन 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए बच्चों I2 बराबर क्या बना, 0.3 का वर्ग करेंगे तो 0.09 आएगा, 0.09 का गुणा 2 से कराएंगे तो 9 दूना 18, 0.18 आने वाला है। इसी तरह ये भी 0.18 आएगा। इसी तरह ये हमारा 1 का वर्ग जो होगा तो वो हमारा 1 आ जाएगा। और I2 का मान 18 दूना 36 हो गया, और ये 0.36 तो 1.36 रेडियन प्रति सेकेंड ये हमारा कोणीय वेग आने वाला होगा। क्लियर बच्चों। हाँ सही है ये। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि अब नया कोणीय वेग ओमेगा क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर हम लोग देखते हैं कोणीय संवेग संरक्षक सिद्धांत से प्रारंभिक कोणीय वेग I1 इंटू ω1 इज इक्वल टू अंतिम कोणीय वेग I2 इंटू ω2। तो जो ω2 का मान आएगा वो I1 इंटू ω1 अपॉन ω2 होने वाला है, सॉरी I1 इंटू ω1 अपॉन I2 होने वाला है। तो बच्चों इससे पहले जो ओमेगा देखिए, ω2 जो हमारा आने वाला है, I1 पहले दिया था 5 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, ω1 हमारा दिया था 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और अब ω2 के लिए 1.36 होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। इस तरह बच्चों हम लोग यहां पर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं रह गई, तो इस तरीके हम लोग बच्चों 50 बटे 1.36 ω2 को मान निकाल लेंगे। 50 डिवाइड बाई 1.36 रेडियन प्रति सेकेंड। तो अब जो नई गुणन गतिज ऊर्जा आएगी वो K2 इज इक्वल टू 1/2 I2 इंटू ω2 स्क्वायर होने वाली बच्चों। तो K2 इज इक्वल टू हाफ। अब I2 का मान जो है हमारा वो कितना है बच्चों, I2 का मान है 1.36 गुणे ω2 का मान कितना है 50 बटे 1.36 का वर्ग। क्लियर बच्चों। तो K2 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 50 का वर्ग 2500 हो जाएगा, 50 का वर्ग 2500 हो जाएगा, 50 का वर्ग 2500 बटे 1.36 दो बार हो जाएगा, तो 2500 बटे 2 गुणे 1.36, क्योंकि 1.36 से कैंसिल कर दिया। तो इसको हल किया जाएगा बच्चों, तो यह गुणन गतिज ऊर्जा आपकी आ रही 919 जूल, 919 जूल। तो बच्चों इस तरीके अब जो गुणन गतिज ऊर्जा आ रही है वो 919 जूल आ रही है। तो यहां पर दूसरी स्थिति में जो गुणन गतिज ऊर्जा आई है वो 919 जूल आई है। प्रश्न में बच्चों क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में कह रहा है इस अंतर की व्याख्या कीजिए। बच्चों किसी निकाय की कुल ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता क्योंकि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत लागू है। तो 250 से 919 जूल ऊर्जा कैसे बढ़ गई इस निकाय की, इसका कारण क्या है। तो बच्चों इसका कारण हुआ कि द्वितीय स्थिति में जब उसने अपनी भुजाओं को सिकोड़ा है तो जो रासायनिक ऊर्जा उसकी मांसपेशियों की है वह उस निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। तो मनुष्य की मांसपेशियों में जो रासायनिक ऊर्जा है वह घूर्णन गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई। इसका मतलब यह नहीं बच्चों की निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा बढ़ गई, तो बढ़ गई है, लेकिन इसके लिए ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा घूर्णन गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई है। तो इस अंतर की व्याख्या कीजिए। तो अंतर की व्याख्या यह है कि ऊर्जा 250 जूल से 919 जूल कैसी हुई। तो मनुष्य ने जब अपनी मांसपेशियों को सिकोड़ा है तो उसकी मांसपेशियों की जो रासायनिक ऊर्जा है वह निकाय की घूर्णन गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। तो इस तरीके ऊर्जा 250 जूल से 919 जूल बन गई। क्लियर बच्चों। तो प्रश्न संख्या 23 को हल कर लें।
हमने बोर्ड में प्रथम स्थिति को पहली बार में और द्वितीय स्थिति को दूसरी बार में इस तरह से प्रदर्शित करके समझाया। प्रश्न की भाषा बड़ी थी, प्रश्न आसान सा था। पहले हमें निकाय का कुल जड़त्वागुण ज्ञात कर लेना है, कोणीय वेग दिया है और हम भाई दो पिंड है, दोनों पिंडों का जड़त्वागुण, व्यक्ति है व्यक्ति का जड़त्वागुण, प्लस मेज है तो मेज का जड़त्वागुण, तो सबका योग करके निकाय का प्रारंभ में कुल जड़त्वागुण, द्वितीय स्थिति में भी निकाय का कुल जड़त्वागुण निकाला। और कोणीय वेग नहीं पता था तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से कोणीय वेग हमने प्राप्त कर लिया और फिर इसके बाद में द्वितीय स्थिति में गुणन गतिज ऊर्जा ज्ञात कर लिया। तो मन लगाकर पढ़े बच्चों, एक एक क्वेश्चन को आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको पूरे बुक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं। रेगुलर वे पर क्लास को अटेंड करें। वीडियो में अभी 3 प्रश्न और बाकी है बच्चों, उनको भी आप अटेंड करना। बीच में क्लास छोड़कर बिल्कुल मत जाएं बच्चों, ये अच्छी बात नहीं होती है। जहां प्रश्न थोड़ा समझने योग्य है वहां से यदि आप छोड़ रहे हो तो आप नया क्या सीखोगे। जब कुछ नया आए तो उसको जरूर देखो बच्चों। जैसे जैसे आप नई नई चीजें सीखते जाओगे तभी तो आप अपनी बुद्धि का विकास कर पाओगे बच्चों। क्लियर? तो अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24। देखिए बच्चों, अब हल करते हैं प्रश्न संख्या 24। सभी प्रश्नों को देखें बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में क्लास को छोड़कर बिल्कुल मत जाएं। क्या कह रहा है? डोरी से बंधी एक गेंद को क्षैतिज वृत्त में एक पूरा चक्कर लगाने में 4 सेकंड लगते हैं। तो क्षैतिज वृत्त में एक चक्कर लगाने में 4 सेकंड लग रहे हैं। यदि डोरी को खींचकर वृत्त की त्रिज्या पहले से आधी कर दे तो अब गेंद को एक चक्कर में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर ये एक क्षैतिज वृत्त है, ये एक क्षैतिज वृत्त है और इस क्षैतिज वृत्त की त्रिज्या अभी जो है, ये केंद्र है, इस क्षैतिज वृत्त की त्रिज्या अभी जो है वो मान लीजिए R1 है। क्लियर? R1 बराबर R समझ लीजिए, R1 समझ लीजिए। ये डोरी को खींचकर वृत्त की त्रिज्या पहले से आधी कर दें, मतलब अब हमें ये केंद्र O है और अब इसकी त्रिज्या को पहले से हमें क्या कर देना है? आधी कर देना है। क्लियर? तो हमने अब इसकी त्रिज्या को खींचकर पहले से आधी कर दिया है, R2 कर दिया है। क्लियर बच्चों? तो R2 कर दिया, मतलब R1 बराबर अगर R है तो R2 बराबर R/2 है। तो भाई पहले बड़े वृत्त में वही चक्कर लगा रहा था गेंद डोरी से जो बंधी है, फिर हमने उसकी त्रिज्या आधी कर दी तो छोटे वृत्त में वो चक्कर लगा रही है। क्लियर बच्चों? पहले से आधी कर दे तो अब गेंद को एक चक्कर में कितना समय लगेगा। तो बच्चों यहां कह रहा है पहले जो गेंद का आवर्तकाल था T1 वो 4 सेकंड था। अब जब हमने त्रिज्या को आधी कर दिया है तो गेंद का आवर्तकाल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है T2 बराबर क्या। तो बच्चों यहां पर आपको देखना है कि गेंद का द्रव्यमान नहीं दिया गया है। तो मान लीजिए गेंद का जो द्रव्यमान है, मान लो गेंद का जो द्रव्यमान है वो m है। माना गेंद का द्रव्यमान m है, गेंद का जो द्रव्यमान है, गेंद का द्रव्यमान m है, द्रव्यमान m है। क्लियर? तो अब देखिए यहां कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या कह रहा है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत? निकाय का पहले जो जड़त्वागुण है I1 इंटू ω1, वो निकाय के बाद में जड़त्वागुण सॉरी निकाय का प्रारंभ में जो कोणीय संवेग है I1 इंटू ω1, वो निकाय के बाद में कोणीय संवेग I2 इंटू ω2 के बराबर होगा बच्चों। तो यहां पर पहले जड़त्वागुण क्या बनेगा? जड़त्वागुण बनेगा m इंटू R1 स्क्वायर इंटू ω1 और बाद में जड़त्वागुण क्या बनेगा? m इंटू R2 स्क्वायर इंटू ω2। अब चूंकि बच्चों ω1 आपका हो जाएगा 2 पाई अपान कैपिटल T1 तथा ω2 आपका हो जाएगा 2 पाई अपान कैपिटल T2, तो इन मानों को भी यहां पर रख देते हैं। तो बच्चों m R1 स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन T1 इज इक्वल टू m R2 स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन
T2। क्लियर बच्चों? तो देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दें, m1 जा m, 2 पाई 1 जा 2 पाई। क्लियर? तो ये बना हमारा T2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर इंटू T1। अब बच्चों मान रख देते हैं, T2 इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, T2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर, तो R ये हो गया हमारा R बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? अपान R1, R है तो R का स्क्वायर इंटू T1 हमारा 4 सेकेंड है। तो बच्चों R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, तो 1/4 इंटू 1/4 ये हो गया 1 सेकेंड। तो इस प्रकार बच्चों बाद में जो ये घूर्णन गति कर रहा है तो उसका आवर्त काल होगा 1 सेकेंड। तो पहले आवर्त काल अगर 4 सेकेंड है तो डोरी को खींचकर जब वृत्त की त्रिज्या आधी कर देंगे तो जो आवर्त काल बनेगा T2 वो हो जाएगा 1 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड हो जाएगा। तो अब हमारा प्रश्न संख्या 24 हल हो गया है। बच्चों आज की क्लास में 2 प्रश्न और बाकी है, बस उनको और पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आज की क्लास समाप्त। मन लगाकर पढ़ें बच्चों, एक एक प्रश्न को जैसे हम आपको मन लगाकर समझा रहे हैं वैसे आप भी मन लगाकर पढ़िए। बच्चों पढ़ाई बहुत सरल है यदि आप इस पर मन लगाकर करें। आपके आंतरिक मन से इच्छा प्रकट होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है, पढ़कर कुछ बनना है और इस समाज में आगे बढ़ना है। तो बच्चों आप आसानी से पढ़ जाएंगे। यदि आपके आंतरिक मन से यह इच्छा प्रकट नहीं हो रही है तो बच्चों पढ़ाई जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती। आपको सोचना है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। यदि आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप मन लगाकर पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? इसके आगे बात करेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 25 की। देख लीजिए, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी ले लें, बाद में नोट कर लेना। देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 1 मीटर व्यास का एक ठोस गोला किसी चिकने क्षैतिज तल पर नियत वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बिना फिसले लुढ़क रहा है। इसकी कुल गतिज ऊर्जा हमको ज्ञात करनी है। तो कुल गतिज ऊर्जा, क्लियर बच्चों? ये रेखीय गति भी कर रहा है और घूर्णन गति भी कर रहा है। ध्यान से देखना, ये जो है हमारा, ये हमारा एक जो है गोला, इस गोले में इसकी इस घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णन गति भी हो रही है। क्लियर बच्चों? और साथ में इसमें रेखीय गति भी हो रही है। v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड से। तो अगर यह रेखीय गति कर रहा है तो इसमें ओमेगा भी होगा, और जो ओमेगा होगा इसका वो v बाई आर होगा। क्लियर बच्चों? तो यहां पर क्या क्या दिया जरा देख लेते हैं। इसका द्रव्यमान दिया गया 10 किलोग्राम और इसका जो व्यास दिया गया है अर्थात त्रिज्या 0.5 मीटर दी गई है। इसका रेखीय वेग v दिया गया है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका कोणीय वेग बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। चूंकि बच्चों v इज इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू v का मान है 5 और इसकी त्रिज्या 0.5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 5×50, 10 रेडियन प्रति सेकेंड, 10 रेडियन प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका जो कोणीय वेग हो गया वो 10 रेडियन प्रति सेकेंड हो गया। अब बच्चों ठोस गोले का उसके व्यास के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है, ठोस गोले का व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण, व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो होता है मेरे बच्चे I इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर जो m दे रखा है mr स्क्वायर, m जो दे रखा 2/5 इंटू 10 और इंटू r की वैल्यू 0.5, व्यास का आधा। क्लियर? तो ये बच्चों 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 5×25 0.25 और 2×5 का गुणा 4 से तो 1 हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इसकी
इंटू मीटर स्क्वायर इसकी जड़त्व आघूर्ण बना। अब बच्चों जो कुल गतिज ऊर्जा होती है, कुल गतिज ऊर्जा, तो कुल गतिज ऊर्जा होती है हमारी, यहां पर देखते हैं बच्चों, कुल गतिज ऊर्जा जो होगी, कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा में, कुल गतिज ऊर्जा के बराबर के रेखीय प्लस के घूर्णन, के रेखीय प्लस के घूर्णन। तो जो रेखीय गतिज ऊर्जा होती है के बराबर, वो होती है हाफ एम बी स्क्वायर, और जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है वो होती है हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ एम का मान कितना है बच्चों, एम का मान दिया 10 किलोग्राम, 10, वी का मान कितना है 5, तो 5 का वर्ग, प्लस हाफ आई का मान कितना दिया बच्चों 1, गुणे ओमेगा क्या निकला है 10 रेडियन पर सेकेंड, 10, तो 10 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 25 और 25 दहम 250, तो ये 250 बनेगा, 250 का आधा जो होता है वो 125 होगा, क्लियर। प्लस ये जो बनने वाला है 10 दान 100, 100 में 2 का भाग जाएगा तो 50 बनेगा। तो इस प्रकार बच्चों जो कुल गतिज ऊर्जा आ रही वो 175 जूल आएगी। तो आपको ध्यान देना होगा कुल गतिज ऊर्जा के लिए आपको रेखीय गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा दोनों का योग करना होगा। K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर तथा हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, दोनों का योग करना होगा बच्चों। तो मन लगाकर इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि यदि कोई गोला है हमारा, वो घूर्णन गति के साथ साथ रेखीय गति भी कर रहा है, इस प्रकार लुढ़क रहा है, तो उसमें रेखीय गतिज ऊर्जा भी होगी और घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होगी। तो हम हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर भी लगाएंगे। इसीलिए हमने पहले ही इसका गुणन जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग गुणन गति के लिए ज्ञात कर लिया था। चलिए बच्चों, तो 175 जूल उत्तर आ रहा है, जो कि बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। आप इसको नोट कर लीजिए। बस आज की क्लास का बच्चों अंतिम प्रश्न और बाकी, इसको और हल कर लीजिए, फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं, फिर पढ़ेंगे कल। चलिए बच्चों, तो मन लगाकर देखें अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 के बाद 26 देखते हैं बच्चों। अब प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है, कह रहा 2 मीटर त्रिज्या तथा 2 किलोग्राम का एक वलय एक क्षैतिज वृत्त पर लुढ़क रहा है, क्षैतिज तल पर लुढ़क रहा है। एक वलय है, जैसे आपके साइकिल का रिम, वो क्षैतिज तल पर लुढ़क रहा है, क्लियर। इसके द्रव्यमान केंद्र की चाल 50 सेंटीमीटर पर सेकंड है। वलय का जड़त्वाघूर्ण एवं कुल गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देख लेते पहले दिया क्या है। सबसे पहले तो त्रिज्या दी गई है भाई उस वलय की, तो वो आर बराबर दी गई है 2 मीटर, और फिर दिया गया है द्रव्यमान वलय का एम बराबर 2 किलोग्राम, और इसके बाद कह रहा है इसके द्रव्यमान केंद्र की चाल वी दी गई है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों 100 का भाग देके सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब वलय का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, तो वलय का जड़त्वाघूर्ण I बराबर क्या, दूसरा वलय का जड़त्वाघूर्ण कुल गतिज ऊर्जा, तो कुल गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा, ऊर्जा के बराबर क्या, कुल गतिज ऊर्जा के बराबर क्या। तो बच्चों देखते हैं कुछ इस तरह का निकाय है हमारा। ये एक वलय है और जो वलय का केंद्र ये है O, और इसकी घूर्णन अक्ष बनेगी ये, इसकी घूर्णन अक्ष बनेगी ये, वलय का केंद्र ये है, इसकी घूर्णन अक्ष बनेगी ये, क्लियर। और ये जो है इसका द्रव्यमान केंद्र v वेग से आगे की ओर जा रहा है और ये कुछ इस तरीके से घूम रहा है। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो वलय का जो जड़त्वाघूर्ण होता है, वलय का जड़त्वाघूर्ण, वलय का जड़त्वाघूर्ण, तो वलय का जड़त्वाघूर्ण होता है हाफ, सॉरी वलय का जड़त्वाघूर्ण, वलय का जड़त्वाघूर्ण, वलय का जड़त्वाघूर्ण बनता है, वलय का जड़त्वाघूर्ण I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्लियर। तो m का मान कितना दे रखा है 2, r का मान कितना दे रखा है 2, तो 2 का वर्ग, तो I बराबर हो जाएगा 8 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, 8 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से बच्चों हमें इसे सॉल्व कर लेना है। वलय का जड़त्वाघूर्ण I बराबर 8 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर,
ये हो गया हमारा उत्तर। अब इसके बाद कुल गतिज ऊर्जा, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोणीय वेग निकाल लेते हैं ओमेगा, क्योंकि कुल गतिज ऊर्जा में रेखीय गतिज ऊर्जा भी होगी और घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होगी, जहां कोणीय वेग की आवश्यकता होगी। तो कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, क्योंकि हमारे पास सूत्र है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा बनेगा v बाई आर। तो v का मान बच्चों दे रखा है 0.5, r का मान दे रखा है 2, तो ओमेगा हो गया 0.25 रेडियन प्रति सेकेंड। अब आइए बच्चों समस्त ऊर्जा को निकाल लेते हैं। तो k बराबर k रेखीय प्लस k गुणन, तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो k इज इक्वल टू बन गया हमारा हाफ 1/2, m का मान कितना है? m का मान है 2, v का मान कितना है 0.5 का वर्ग, प्लस हाफ I का मान कितना है 8, गुणे ओमेगा का मान कितना है 0.25 का वर्ग। क्लियर? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर क्या बनेगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0.25 जूल बनेगा। धन ये 2 चौका 8 हो जाएगा 4, और गुणे में रहेगा ये 25 गुणे 25 625, और 4 अंक बाद दशमलव 1 2 3 एक 0 बढ़ाएंगे 0.0625। अब इसको हल करेंगे तो k बराबर 0.25 धन 0.25, तो ये बन गया k बराबर 0.5 जूल। तो इसमें बच्चों रेखीय गतिज ऊर्जा के साथ घूर्णन गतिज ऊर्जा को भी जोड़ा गया है। क्लियर? तो दोनों, इसकी रेखीय गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा दोनों का योग इसकी कुल गतिज ऊर्जा होगी। तो बच्चों यह था आज की कक्षा का अपना अंतिम प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे कल फिर रात 8 बजे, जहां पढ़ेंगे क्लियर कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से। बच्चों कल की कक्षा में हम लोग रेखीय गति का अध्ययन करेंगे और रेखीय गति के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही मन लगाकर समझेंगे। क्लियर बच्चों? पिछली क्लास रेखीय गति की एक हो चुकी है, जहां हमने स्थानांतरीय गति के तीनों प्रकार, एक विमीय गति, द्विविमीय गति तथा त्रिविमीय गति के बारे में अध्ययन निर्देश तंत्र के सापेक्ष कैसे करेंगे इसके बारे में आपको समझाया था। तो उसी के आगे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, इन सभी भौतिक राशियों को समझते हुए उसके आगे से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों कक्षा को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच बच्चों। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें बच्चों, इस चैनल को शेयर जरूर करें, उनको बताएं कि आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिल रही है आपको रेगुलर क्लास, जहां पढ़ाए जाते हैं क्लियर कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स, एक्सपर्ट टेक्निक से, और पांडे सर जी के पढ़ाने का अंदाज है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड। थैंक यू वेरी मच बच्चों, कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे।